Hello everyone. Welcome to Prelims Enrichment Program. This is your orientation session or you can say this is your first class. और इस फर्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ गाइडेंस के बारे में बात करेंगे. हम बात करेंगे यहाँ पे यूपीएससी में जो ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में किस तरह का ट्रेंड रहा है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स में, वो बात करेंगे. उसके अलावा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. कुछ पीवाईक्यूज के थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह के सवाल आते हैं, क्वेश्चंस का नेचर क्या होता है, वो क्वेश्चंस कौन से सोर्स से हैंडल किए जा सकते हैं, ये थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे. उसके अलावा थोड़ी बहुत हम लोग और बात करेंगे, सोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए कहां से तैयारी करें. बट जब अपना सिलेबस आप देखते हो तो कुछ सब्जेक्ट यूपीएससी में ऐसे हैं जहां पे आप प्रीलिम्स और मेंस की सेपरेट तैयारी नहीं करते हो, सिर्फ आपकी अप्रोच का तरीका अलग हो सकता है. ज्योग्राफी भी उसी में से एक सब्जेक्ट है, जैसे हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे हमारा इकोनॉमी है. तो इनकी तैयारी प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड ही होती है. इसलिए जब भी अपने सोर्सेज को फॉलो कर रहे हो तो ये सोच के मत करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं या मेंस के लिए पढ़ रहे हैं. थोड़ा सा अप्रोच में फर्क होता है, दैट्स इट. जनरली क्या होता है, मेंस में आपको अलग अलग टॉपिक्स रिलेट करने पड़ते हैं और आपको सब्जेक्टिवली लिखना पड़ता है. प्रीलिम्स में क्या रहता है, थोड़ा सा आप उस टॉपिक को समझें और उस टॉपिक के जो चीजें हैं, जो उसके अंदर पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं. और ज्योग्राफी की बात करें तो क्योंकि दोनों तैयारी एक साथ ही होती है तो सोर्सेज भी कॉमन ही होते हैं प्रीलिम्स और मेंस का. अब सवाल ये उठता है कि ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए. देखिए मेंस की ज्यादा हम यहाँ पे बात ऑफ कोर्स करेंगे नहीं क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही प्रोग्राम है. लेकिन अगर प्रीलिम्स में देखा जाए तो 2011 से लेके अगर 2023 तक देखें तो यूपीएससी क्या करता है, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता है. कभी 15 क्वेश्चन आ गए, कभी 10 क्वेश्चन आ गए, कभी 17 क्वेश्चन आ गए, इस तरह का ट्रेंड रहता है. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 12, 11, 13, 9, 15, 2015 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए ज्योग्राफी से. 15, 7, 12, 9, 12, 8, 10, 13 और 9, इस तरह का ट्रेंड यहाँ पे रहा है. इस तरह का ट्रेंड यहां पे रहा है. तो आप नेक्स्ट ईयर जो है थोड़ा सा मतलब 2024, 2025, 2026 या आगे जब आप एग्जाम दोगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 9 to 12, 13 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट यहां से कर सकते हो. इसका मतलब 24 से लेके अगर 12 क्वेश्चंस आते हैं और 30 क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो 30 मार्क्स तक आप यहां पे से एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो दैट इज नॉट श्योर, बट स्टिल ये सब रहता है. थोड़ा आपको लग रहा होगा सर ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं. बोले ये 9-10 क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं होते, तो क्या ये सब्जेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है. जब हम लोग मेंस की बात करते हैं, खाली जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी वाले सेक्शन से 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. और ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स जीएस पेपर 3 में भी होते हैं जो कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी ओवरलैप करता है. तो आप कम से कम 20 से लेकर 35 क्वेश्चन वहां पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अराउंड 150 क्वेश्चंस आप यहां से एक्सपेक्ट करते हो. ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपस में ओवरलैप करते हैं, तो कई बार एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाले क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में भी पूछे गए हैं मेंस में, तो वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो. तो अगर देखा जाए मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज काफी ज्यादा होता है. प्रीलिम्स में जहां तक देखा जाए उतना वेटेज नहीं है, लेकिन क्योंकि तैयारी इंटीग्रेटेड होती है प्रीलिम्स और मेंस की, तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी आपका बहुत कोर सब्जेक्ट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है. तो पहली बात तो ये मत सोचें कि सर इसके जो मार्क्स बहुत कम आते हैं, 8-10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैं इतना ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा. पहली बात ऐसा होना नहीं चाहिए. दूसरी बात यह है कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी, तो हर टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, यह बात तो है, कुछ टॉपिक्स को हम थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे, कुछ टॉपिक्स को कम टाइम डिवोट करेंगे. लेकिन अगर यूपीएससी सिलेबस देखा जाए, जो प्रीलिम्स में उसने हमें यूपीएससी ने दिया है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा है. अजीब सा इन द सेंस कि उसने बताया ही नहीं है कि क्या करना है. देखिए जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये कह के यूपीएससी ने छोड़ दिया. अब ये आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम इसको समझें कि इसका मीनिंग क्या है, बिटवीन द लाइन समझें, बियॉन्ड द लाइन समझें. तो इस सिलेबस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, ये हमारी जिम्मेदारी है. और वो कैसे पता चलता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये अंदाजा चल जाता है कि कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं. अगर आप सिर्फ इस लाइन को पढ़ के तैयारी करने की कोशिश करोगे प्रीलिम्स की, तो फिर नहीं हो पाएगा. मेंस में तो चलो फिर भी डिटेलिंग थोड़ा बहुत दिया हुआ है सब्जेक्ट में, सिलेबस में, जो आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है.
लेकिन वो भी काफी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको सिलेबस ब्रेक डाउन करके बिटवीन द लाइन समझना ही पड़ता है, लेकिन प्रीलिम्स में तो कुछ खास दिया ही नहीं हुआ। तो ये सिलेबस हम लोग इसको नहीं मानेंगे, इसे हम लोग एक तरह से इग्नोर करेंगे, हमें थोड़ा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो जब ज्योग्राफी प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, सोर्सेज क्या है, हम देखेंगे अभी। तो देखिए, जब ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, तो ज्योग्राफी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और मैप बेस्ड। यही फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं, यही फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन तो जो है यूजुअली करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर में जैसे मान लो कहीं पे कोई वोल्केनिक इरप्शन हो गया, कोई अर्थक्वेक हो गया, इस तरह कुछ इश्यूज हो गए, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आते हैं। यहां से आपका इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसे आप पॉलिटिकल मतलब आईआर के क्वेश्चन भी कह सकते हो, पॉलिटी वाले, और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। जैसे मान लो मिडिल ईस्ट में कोई इशू चल रहा है, 2 कंट्री के बीच में कोई लड़ाई चल रही है, वहां पे कोई पर्टिकुलर सिटी है, कोई पर्टिकुलर लेक है, कोई वाटर बॉडी है, कोई ऐसा चैनल है जो न्यूज में है, कोई ऐसी स्ट्रेट है, कोई ऐसी माउंटेन पीक है जो न्यूज में है, तो वो आपको पूछता है एग्जाम में। मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते तो वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको अपने मैप से करने होते हैं, लेकिन इसका जो रेलेवेंस है वो करंट रेलेवेंस होता है, जो कि आईआर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए थे इस ट्रेंड में, यहां पे वो क्वेश्चन ऐसा इन्वॉल्व नहीं किए गए हैं जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्योंकि आईआर वाले सेक्शन से कवर होते हैं, करंट अफेयर वाले सेक्शन से कवर हो रहे हैं, अगर आप इस तरह के 2-3 क्वेश्चन को यहां पे ऐड करते हो तो यही 9 आपको जो है 12-13 नजर आएगा। ठीक है, अब देखिए सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है। फिजिकल ज्योग्राफी में व्हाट यू नीड टू रीड। फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिकली वी हैव 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, टाइप्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, माउंटेन बिल्डिंग, वेदरिंग प्रोसेस वगैरह, ये सब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। इसका मतलब ऑल दोज प्रोसेसेस व्हिच चेंज द लैंडस्केप ऑफ आवर अर्थ इज कॉल्ड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फ मीन्स चेंज। All those activities, all those forces, they change the landscape. Those are geomorphology. तो इसके अंदर हम लोग रॉक्स, वोल्केनोज, लैंड फॉर्म्स वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में वो है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर, जेट स्ट्रीम, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, साइक्लोन्स वगैरह वो सब पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेटोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब यूपीएससी की बात आती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पेशली फ्रॉम द इंडियन ज्योग्राफी ऑल्सो, जिसमें मॉनसून, साइक्लोन्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चैप्टर दैट वी हैव इज ओशियानोग्राफी। ओशियानोग्राफी में ओशन रिलीफ, टेम्परेचर, सैलिनिटी, करंट्स वगैरह वो सब आते हैं। ये जो एल नीनो, ला नीना लिखा हुआ है, इसे आप ओशियानोग्राफी से भी कवर कर सकते हो, इसे आप इंडियन ज्योग्राफी में मॉनसून से भी कवर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी रिलेटेड होता है। काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा सोइल, ठीक है, मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड वगैरह आते हैं। ये जो मेजर बायोम्स ऑफ वर्ल्ड है, ये थोड़ा सा आप इसको एनवायरमेंट इकोलॉजी से भी जोड़ के देख सकते हो, थोड़ा ओवरलैप करता है। तो ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। जब ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पॉपुलेशन वगैरह हम लोग इसके अंदर कवर करते हैं। थोड़ा एग्रीकल्चर भी कवर कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। यहां से क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स। और ये पोर्शन ज्यादा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्रीकल्चर को निकाल दो तो एग्रीकल्चर प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, पॉपुलेशन के द्वारा से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर मेंस ओरिएंटेड होते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर के रिगार्डिंग ही होते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको वही पढ़ना है जो आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। थोड़ा सा चेंज है, जैसे बेसिक्स ऑफ इंडिया। इंडिया कहां सिचुएटेड है, इंडिया के आसपास की नेबरिंग कंट्री कौन सी है, लैटिट्यूड के पर्सपेक्टिव से, लॉन्गिट्यूड के पर्सपेक्टिव से हम लोग वो सब यहां पढ़ते हैं। फिजिकल फीचर्स में हिमालय, पेनिनसुला, आइलैंड्स, घाट्स, प्लेन्स वो सब पढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिवर्स पढ़ते हैं। हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ते हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह वो सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं।
क्लाइमेट में मॉनसून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एल नीनो, ला नीना वगैरह, साइक्लोन्स वगैरह सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला होता है उसको ही हम लोग यहाँ पे रिलेट करते हैं। एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, सोइल, क्रॉप्स वगैरह, इरिगेशन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस का फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम भी जो है इसी के साथ होता है। तो जब से फॉरेस्ट सर्विस को ऐड किया है तब से क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आते हैं एग्रीकल्चर से, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना, ये टॉपिक आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी के साथ ओवरलैप करता है, तो इसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। पॉपुलेशन ट्राइब्स माइग्रेशन, ये तो मोस्टली फैक्चुअल टाइप का ही है, इसे हम लोग एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ते हैं। इंडस्ट्री पॉपुलेशन माइग्रेशन, ये भी हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह से, एनसीईआरटी से वो एक साथ ही जो है यहाँ पे कवर करता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। अब देखिए आपको ये पता चल गया कि सिलेबस के अंदर है क्या क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें थोड़ा और क्लैरिटी हो जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में बेसिकली जो नेचर होता है क्वेश्चंस का कई तरह का होता है। प्रीलिम्स में एक आपकी जो यूपीएससी देखना चाहता है कि इस बच्चे को कितने डाइवर्स टॉपिक की नॉलेज है, आपकी डाइवर्सिटी देखता है, वैरायटी देखता है आपकी नॉलेज की, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि जो आपने पढ़ा है आपने कितना मेमोराइज किया है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस पिक करने होते हैं। दूसरे तरह के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछा जाता है। मेंस में थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक क्लास करके। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा सर फोकस कहां करें जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हिमालय वगैरह वो सब हम लोग पढ़ेंगे, हिमालय, इंडियन पेनिनसुला, घाट्स, आइलैंड्स वगैरह वो पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में जो क्लाइमेट है, मॉनसून एंड रिलेटेड टॉपिक्स जैसे साइक्लोन्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे आता है इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो रिवर्स वगैरह है, काफी सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं। जनरल क्लाइमेटोलॉजी में वही साइक्लोन्स, प्रेशर बेल्ट्स, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, वो सब क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। जनरल जियोमॉर्फ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिज्म, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वो सब क्वेश्चन यहां से आते हैं। उसके अलावा ओशियानोग्राफी से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। बाकी करंट इवेंट में आते हैं जो प्लेसेस इन न्यूज या जो डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमेना, जैसे मैंने आपको बताया आईआर बेस्ड क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंस इस तरह से देनी है। तो न्यूज़पेपर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, कुछ साल पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। आजकल प्लेसेस इन न्यूज बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। किसी तरह के भी प्लेसेस न्यूज हो सकते हैं, या तो वो ज्योग्राफी किसी इवेंट से रिलेटेड होते हैं, या फिर आईआर में जो इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक जो है वो रिलेट कर सकते हो। तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में आप इसको में एग्रीकल्चर ऐड कर सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर आप ऐड कर सकते हो। और सवाल यह कि ठीक है सर, हमें पता चल गया क्या हमें पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता चल गई। अब सवाल ये उठता है कि इसको कहां से कवर करें। देखिए, जैसे पॉलिटी है हमारी, पॉलिटी तो हमारे पास एक लक्ष्मीकांत बिल्कुल स्टैंडर्ड सी बुक है, उसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, दो चार चीजें और पढ़नी है। लेकिन ज्योग्राफी में क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड बुक नहीं है, प्रॉब्लम होती है तब शुरू। तो इसके लिए हमें कंटेंट ना कलेक्ट करना पड़ेगा, अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके क्लास नोट्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्लास नोट्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही कवर करते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी की तैयारी प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड होती है, एक साथ कंबाइन होती है, इंटीग्रेटेड होती है। तो इसीलिए क्लास नोट्स बहुत जरूरी यहां पे होते हैं। जो आप क्लास में पढ़ते हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक को समझिए अच्छे से, अपने नोट्स जो है अपनी लैंग्वेज में बनाइए। क्योंकि जब आप नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाते हो तो आप इमोशनल कनेक्ट करते हो, उसे काफी लंबे समय तक रिटेन कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। तो एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसको बेटर तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और क्योंकि आपके क्लास नोट्स खुद के बनाए हुए हैं, तो टाइम टू टाइम अगर कोई इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है तो अपने नोट्स के अंदर भी अपडेट कर सकते हो। बहुत हैंडी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। जब आपको रिवीजन करनी होती है एग्जाम से पहले, बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा जो सोर्स है ज्योग्राफी में बहुत एक इफेक्टिव सोर्स है, वेल टेस्टेड सोर्स है, वो है एनसीईआरटी। 9th 10th 11th 12th ये 4 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, ये जो हमारा पेप प्रोग्राम है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अगर यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, पहली बार आ रहे हो और सीधा आपने ये क्लासेस करना शुरू कर दिया, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको है नहीं, ठीक है। क्योंकि ये क्लास प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इस प्रोग्राम से पहले कम से कम 2-3 बार अच्छे से एनसीईआरटी तो पढ़ा होगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उन टॉपिक्स की होगी। अब क्या सिर्फ एनसीईआरटी हमारे लिए जरूरी है? देखो, सोचने की बात यह है, यस एनसीईआरटी से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्या आप 100% एनसीईआरटी पर रिलाई कर सकते हो एग्जाम के लिए? आंसर है नो।
एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन क्या 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो क्या 20 के 20 एनसीईआरटी से आएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए तो नहीं लिखी गई, एनसीईआरटी लिखी गई है स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। लेकिन क्या एनसीईआरटी के अंदर जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है? आंसर इज नो। एनसीईआरटी में जो टॉपिक है, यू नीड टू रीड ईच एंड एवरी टॉपिक। तो फ्रॉम एनसीईआरटी you take inspiration to read that topic from exam's perspective, but the content given is in NCERT is not sufficient. You need to go deeper for that particular topic. जैसे जेट स्ट्रीम है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, लेकिन जेट स्ट्रीम के बारे में एनसीईआरटी में कोई खास इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं गया, सिर्फ मेंशन करके छोड़ दिया है। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन पे रिलाय करोगे जेट स्ट्रीम को तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी आपको यह बताता है कि बेटा देखो ये टॉपिक पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी कई सारे टॉपिक्स में इन डेप्थ कंटेंट नहीं देता है। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी हमारे लिए मस्ट है। तो 9th 10th 11th और 12th, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो ये एनसीईआरटी तो फिर भी सफिशिएंट है, और मतलब होनी ही चाहिए 11th और 12th वाली। वी हैव 2 एनसीईआरटीज ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड 2 एनसीईआरटीज ऑफ 12th स्टैंडर्ड। देखिए ये जो एनसीईआरटी यहां पे आपको नजर आ रही है, ये हमारी 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। ये 10th की एनसीईआरटी है, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। ये हमारी 11th की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक टू अंडरस्टैंड द फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। देन वी हैव अनदर बुक, ठीक है, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, ये भी 11th की ही बुक है। तो इसमें इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड दोनों बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम से कम इनको 2 से 3 बार, 2 तो बार मिनिमम है, 3 या 4 बार भी पढ़ सकते हो। एक बार आपने इनको पढ़ लिया, डिसेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, क्लास नोट्स बना लिए, उसके बाद इनको छोड़ दो, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास के अंदर जो कंटेंट हमने बनाया है उसके अंदर एनसीईआरटी तो पहले से इंक्लूड है ही। लेकिन 2 3 4 बार इसको पहले पढ़ लो, ठीक है। देखिए जितना बार पढ़ेंगे वो आपका फाइन बेनिफिट है, लेकिन 2 3 4 बार तो आपको पढ़ना ही चाहिए, कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए। अब अगर आप एक बहुत अच्छे, अब मतलब ठीक ठाक स्कोर करना चाहते हो एग्जाम में, अगर आपको कट ऑफ पार करनी है, 3 बार तो मस्ट है। ये हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी वाली है, जिसके अंदर ये है एक जनरल ज्योग्राफी और फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये इंडिया की जो है ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है। इसके अंदर इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, मिनरल्स, वो सब आपको देखने को मिलेगा। काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे भी, इवन लास्ट 2-3 साल से मेंस में यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख सकते हो, बट फिर भी एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। दोनों एनसीईआरटी ये वाली और 2 एनसीईआरटी ये दोनों यहाँ वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 एनसीईआरटी हो गई। उसके अलावा अगर हम लोग सोर्सेज में जाएं तो वी हैव वन मोर बुक वी हैव वन मोर बुक विच इज जी.सी. लियोंग, ठीक है। वी हैव वन मोर बुक विच इज जी.सी. लियोंग। इसे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी.सी. लियोंग, ठीक है। गोची लियोंग की बुक होती है ये बुक आपको मैं दिखा देता हूं, ये रही, इसके चैप्टर्स हैं। मार्केट में जाओगे तो गोची लियोंग, जी.सी. लियोंग बहुत पॉपुलर बुक है, ज्योग्राफी आपको मिल जाएगी। इसमें बहुत सारा कंटेंट अगर आप देखोगे आपकी 11th की एनसीईआरटी के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है। इसके सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ोगे और इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीजें रिपीटेड है। तो जैसे यहां पे अगर आप देखें अर्थ एंड यूनिवर्स, ये वाला चैप्टर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ सकते हो, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सीजन, स्टैंडर्ड टाइम वगैरह, जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन जो यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, बिग बैंग क्या होता है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। 10-15 साल में एक आधा क्वेश्चन अगर यहां से आ भी गया है तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना आपने अपना, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व हियर, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है वो चीज तो उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से शुरू कर सकते हो, ये चीज आप यहां से कवर कर लीजिए, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारे यहाँ पे होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ क्रस्ट, ठीक है, जिसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक वगैरह वो सब होता है। आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल भाषा में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पढ़िए, फिर एनसीईआरटी से पढ़िए। वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम लोग क्लास में भी कवर करेंगे। वेदरिंग एंड मास मूवमेंट,
उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। मेंस के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, प्रीलिम्स के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको थोड़ा कम आपने इंपॉर्टेंस देनी है। लैंडफॉर्म एंड द रनिंग वाटर, ये टॉपिक अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसमें जो रिवर वाला पार्ट है वो आप कर सकते हो, ठीक है। रिवर 3 हिस्से में चलती है, जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है वो वाला हिस्सा, जहां पे रिवर किसी बॉडी में वाटर बॉडी में ड्रेन करती है वो वाला हिस्सा, जिसे आप लोग है ओल्ड एज बोलते हो, और एक जो बीच वाली मैच्योर स्टेज होती है। तीनों जो है रिवर जब चलती है तो अलग अलग फीचर्स बनाती है। ये वाला पोर्शन आप यहां से कर सकते हैं, हम लोग क्लास में भी कवर करेंगे। लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशिएशन, एरिड डेजर्ट लैंडफॉर्म, लाइमस्टोन लैंडफॉर्म, लेक्स, कोस्टल, आइलैंड एंड द कोरल रीफ, ये वाला जो टॉपिक है 11 चैप्टर, ये आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है, तो इसके फिलहाल आप ज्योग्राफी से जो है स्किप कर सकते हो। उसके अलावा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज्यादा टाइम इस पे नहीं देना है, इसको यहां से नहीं पढ़ना है, इसका मतलब ये है जो क्लास में आपको इंफॉर्मेशन मैं दूंगा जिस लेक्चर में, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, तो इसको आप यहां से स्किप कर सकते हो। दिस इज टोटली फैक्चुअल, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। वो जो फैक्ट यहां पे आपको याद करने मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, उतना कर लोगे सफिशिएंट है। पिछले 15 साल में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, ठीक है, लेकिन पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। ओशन वाला चैप्टर ओशियानोग्राफी में, ठीक है, एक इसको आप यहां से पढ़ लीजिए, इसको आप एनसीईआरटी से भी पढ़िए, 11th की एनसीईआरटी से, दोनों से पढ़ोगे फिर क्लास में करोगे तो मजा आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। उसके अलावा वेदर, क्लाइमेट, छोटे छोटे से टॉपिक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये तो हम लोग क्लास में भी करेंगे। इसे आप जो है अपनी एनसीईआरटी से करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। पहले एनसीईआरटी से करें, फिर यहां से पढ़े, फिर ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, फिर क्लासेस से करें, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, ये सब विंड्स वगैरह हम सब यहाँ पे क्लास में भी करेंगे अपने लेक्चर्स में। बट जैसे मैंने आपको बताया, लेक्चर में तो हम लोग सब कुछ करेंगे ही, बट लेक्चर से पहले एनसीईआरटी अपनी जो है कवर करें, या जीसी लियोंग कवर करें, तभी लेक्चर्स भी समझ में आएंगे। क्योंकि ज्योग्राफी बहुत कंसेप्चुअल सा टॉपिक है, बहुत बार आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, एक अच्छी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें बहुत टाइम लगता है। क्योंकि ये प्रीलिम्स एनरिचमेंट प्रोग्राम है, तो इसलिए हम लोग इसको 60 आवर्स या 100 आवर्स को तो कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि फिर तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। क्योंकि इसे हम लोग 35 आवर्स के बीच में रख रहे हैं पूरे कोर्स को, तो इसीलिए मैं अज्यूम करके चलता हूं आपको पहले थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, तब जाके आप क्लासेस से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। लेकिन आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी के बारे में, फिर अगर आप इन क्लासेस से सोचोगे कि मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, तो थोड़ा डिफिकल्टी आपको हो सकता है। फिर आपको कम से कम 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, है ना, फिर वही 35 आवर्स आपके 70 आवर्स हो जाएंगे, 100 आवर्स हो जाएंगे, तो वो भी पर्पस डिफीट हो जाता है। तो इट्स बेटर पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी, जीसी वगैरह से कवर करें, उसके बाद जो है क्लास के प्रोग्राम को करें, ठीक है। ये हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट वगैरह उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, और ये टॉपिक से भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है पिछले कई सालों से, 8-10 सालों से। एक आधा क्वेश्चन कोई आया हो तो आया होगा, अदरवाइज देयर आर नो क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। इसको उतना ज्यादा सीरियसली मत पढ़ें, एक बार बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग करें। और आपको चलो मैं मतलब बताता चलूं कि इसे आप यहां से छोड़ सकते हो, इसके लिए आप क्लासेस कर सकते हो, ठीक, क्लास वाला कंटेंट। ऊपर ऊपर से अगर किसी को पढ़ना है तो एक बार पढ़ ले, बहुत सीरियसली जाके इसको याद करने की, रट्टा मारने की कोशिश ना करें। क्वेश्चंस वगैरह यहां से ज्यादा यूपीएससी में आया नहीं है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज्यादा इंडियन कॉन्टेक्स्ट से आ रहे हैं रादर देन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट कवर करता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा जो हमारे पास सोर्सेज है ना, इनको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे सोर्सेज को हम लोग एक लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक पढ़ने बैठ जाएंगे, वैसा नहीं होता है। सब टॉपिक यूपीएससी में इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा हर सब्जेक्ट में है, पॉलिटी में है, इकोनॉमी में है, ज्योग्राफी में। तो सीरियस ऐसे मत पढ़ने लग जाना कि पहले पेज से आखिरी पेज तक रट्टा ही मारना है, नो, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, वो तभी होगा जब आपको यह पता होगा कि हमें प्रायोरिटाइज कैसे करना है अपने टॉपिक्स को। तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रायोरिटाइज, ठीक है, आपको इस तरह से करना है। देखो मैंने इंडिया ईयरबुक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने जो है साइन लगाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट नहीं है बेसिकली इंडिया ईयरबुक, ठीक है, छोड़ भी सकते हो। बेसिकली मैं इंडिया ईयरबुक मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ फॉर द करंट अफेयर पार्ट, ठीक है, स्पेशली फॉर द मेंस ऑल्सो। तो जो ज्योग्राफी का करंट अफेयर होता है, बेसिक चीजें, खासकर ह्यूमन ज्योग्राफी से, ठीक है। तो इंडिया ईयरबुक में अगर आप देखोगे तो वी हैव मेनी चैप्टर्स लाइक वी हैव चैप्टर ऑन एग्रीकल्चर, वी हैव चैप्टर ऑन इंडस्ट्री, वी हैव चैप्टर ऑन कम्युनिकेशन, वी हैव चैप्टर ऑन रिसोर्सेज इंडस्ट्री। वो जो चैप्टर है वो उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है, अदरवाइज आपको इंडिया ईयरबुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर मंथली मैगजीन वगैरह फॉलो कर रहे हो तो फिर तो आप इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हो, नॉट वेरी नेसेसरी, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में भी जो करंट अफेयर वाला पार्ट होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी,
ठीक है, क्लाइमेट चेंज वगैरह वो थोड़ा पढ़ सकते हो, बट लेकिन ये भी करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव में आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मैगजीन्स वगैरह कवर करते हो तो वो कवर करोगे ही, और इकोनॉमिक सर्वे तो आप पढ़ते ही हो। तो जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्री एग्रीकल्चर वगैरह सब आता है, वो आप यहां से कवर कर सकते हो इकोनॉमिक सर्वे से। वो तो आप वैसे भी पढ़ते हो एग्जाम के लिए, तो ज्योग्राफी में आपकी हेल्प करता है ये। करंट अफेयर यस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल तो हिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ रिलेट करके पूछ देता है वो। ठीक है, करंट अफेयर में प्लेसेस इन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले कुछ चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंडस्ट्री वगैरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांसपोर्ट से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, रोडवेज से, रेलवेज वगैरह से। ठीक है, वहां से थोड़ा आप उसको करके चलें, वो पढ़ सकते हो। इंटरनेट आपकी बहुत हेल्प करता है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहां पे आपको कोई एनिमेशन देखने की रिक्वायरमेंट है, तो इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा नया टॉपिक है जो क्लासेस में कवर नहीं होता है, ठीक है, कोई करंट अफेयर का टॉपिक है, तो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो। इंटरनेट तो आजकल अब बहुत एसेंशियल पार्ट हो गया बेसिकली हर चीज का। ठीक है, एटलस सबको लेना है, एटलस से हम लोग मैप वर्क करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर का जो मैप वर्क आता है, जैसे कुछ साल पहले देयर वाज अ क्वेश्चन, बिकॉज जब अफगानिस्तान से अमेरिका गया था, ठीक है, और अफगानिस्तान में जब व्हेन तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान अगेन, तो उसी साल देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान। तो वह कहां से करोगे? अपने एटलस से करोगे। ठीक है, एटलस से करोगे। जैसे देयर वाज दिस इशू गोइंग ऑन बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इजराइल, तो देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट डेड सी। ठीक है, एग्जाम में, तो देयर वाज सम इश्यूज गोइंग ऑन बिटवीन टर्की एंड ग्रीस, तो वहां पे जो मेडिटेरियन ओशन के अंदर एक आइलैंड होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। सो आपको क्या करना है, जो करंट अफेयर के जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, आईआर वाले पर्सपेक्टिव से, उसे अपने मैप के अंदर आइडेंटिफाई करना है। तो मैप वर्क करोगे, कहां से करोगे? एटलस से करोगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार या 2 हफ्ते में 1 बार एक हमारे पास एक डाउन टू अर्थ करके एक वेबसाइट होती है। हालांकि ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट फिर भी ज्योग्राफी के कभी कभी आर्टिकल ये लोग कवर करते हैं। कुछ नया इन्वेंशन होता है ज्योग्राफी में, कुछ नया डिस्कवरी हुआ, कुछ नया कोलैबोरेशन होता है अगर इंटरनेशनल, ठीक है, उस तरह की कुछ चीजें कभी कभी इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई मैगजीन वगैरह कवर कर रहे हो, तो वहां पे डाउन टू अर्थ के आर्टिकल वैसे तो कवर होते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा टाइम सेव करना चाहते हो तो इसको छोड़ सकते हो, टाइम है अगर आपके पास तो इसको आप कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आप इस कोर्स को प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो, प्रीलिम्स से पहले कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो आपके पास बहुत टाइम होगा, तो इसको थोड़ा सब स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। बट थिंग इज कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज दैट यू मस्ट हैव योर क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, जीसीलियो, योर इंटरनेट और आपका मैप वर्क, जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको यहां पे करना है। ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपको देख लेते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं यार यूपीएससी में इजी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जिसने बहुत तैयारी की है, जिसने बहुत पढ़ाई की है, टेस्ट सीरीज लगाई है, नोट्स को रिवाइज किया है, उसके लिए तो जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है वो भी इजी हो सकते हैं, जो बहुत टफ क्वेश्चन है उसके लिए वो मीडियम लेवल के हो सकते हैं। लेकिन जिस स्टूडेंट ने तैयारी बहुत अच्छे से नहीं करी है, टेस्ट सीरीज में ऐसे कोई क्वेश्चन लगाया नहीं लगाया, कभी दिया टेस्ट सीरीज नहीं दिया, है ना, एक आध बार रिवीजन कर किया, उसे एक आध बार करके पढ़ के छोड़ दिया, ठीक है, उसके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन भी टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहना कि ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन इजी है, ये सबके लिए सब्जेक्टिव हो सकता है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता टफ है या सब्जेक्ट जो है इजी है। बट एक जनरल सेंस की बात करें, ये जो सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, मोस्टली 99.9% स्टूडेंट जो है इन्हीं सोर्सेज को रेफर करते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन इन सोर्सेज में से नहीं है तो हम यूजुअली कहते हैं कि यार ये टफ क्वेश्चन था। अगर इन सोर्सेज में क्वेश्चन आया हुआ है तो वो क्वेश्चन या तो इजी होगा या फिर मीडियम होगा। इजी उस बच्चे के लिए होगा जिसने बार बार पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, टेस्ट सीरीज लगाई होगी। जिसने नहीं लगाया होगा उसके लिए मीडियम लेवल का हो जाएगा। इन सोर्सेज से बाहर कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है या पूरा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो टफ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बट ये जो सोर्सेज है आप मान के चले, इन सोर्सेज से जो मैंने आपको बताए हैं 80 to 90% क्वेश्चन हैंडल हो जाते हैं। और प्रीलिम्स में तो इतना ही करना रहता है, इतनी एक्यूरेसी आपके पास है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। प्रीलिम्स आप झट से क्लियर कर दोगे। 100% क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं करने हैं, तो 80% क्वेश्चन अगर आपके सोल्व हो जाते हैं इन सोर्सेज से तो मजा आ जाएगा। ठीक है, 20% क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आप शायद कभी कर ही नहीं पाओगे, वो तो पता नहीं यूपीएससी कहां से पूछ लेता है, तो उसमें तो हमारा बस नहीं है। लेकिन जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं या करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो यहां से आपके इजीली कवर हो जाते हैं, उतना ही हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस आपको थोड़ा मैं बता देता हूं 1-2 क्वेश्चंस के बारे में। जैसे ये क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, अभी ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी वाले ही हैं। कहां का क्वेश्चन है ये एटलस बेस्ड क्वेश्चन है।
और यूपीएससी ऐसे ही कुछ नहीं पूछता है मुंह उठा के, देयर शुड बी अ रीजन। तो देयर वाज सम इश्यूज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, गलवान में इशू चल रहा था। देयर वर सम इश्यूज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग सियाचिन, नुब्रा वैली, ठीक है। तो उसी के बारे में यह क्वेश्चन यहां से पूछा है। तो यूपीएससी रैंडमली बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर एंड बेस्ड ऑन एटलस। अगर आप स्मार्ट एनफ हो, उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो आप इसको करके जाओगे एग्जाम में। पहले इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एटल बेस्ड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है क्योंकि न्यूज में था। अगर आपने न्यूज नहीं पढ़ी है तो फिर तो टफ क्वेश्चन है। न्यूज अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आसान क्वेश्चन है। तो टफनेस और इजीनेस वो डिपेंड करती है आपकी तैयारी के ऊपर। When do you travel in Himalayas, you will see the following: deep gorges, U-turn valleys, parallel mountain range, steep gradients causing landslides। ये तो आपका एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन हो रहा है, कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन। क्योंकि एनसीईआरटी में है तो आपके क्लास नोट्स में तो होगा ही, क्योंकि क्लास नोट्स में तो एनसीईआरटी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होती ही है। आसान क्वेश्चन है। Consider the following factors: rotation of Earth, air pressure, density, revolution of the Earth. Which of the above factors influence the ocean currents? ओशनोग्राफी से क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी और क्लास नोट्स का मिक्सचर है ये क्वेश्चन, क्लास नोट्स। और अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे सोर्सेज से आ रहा है, तो इसलिए आई वुड से दिस इज एन इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं। The annual range of temperature in the interior of a continent is high as compared to the coastal areas. What is the reason? The reason? ये बहुत concept based question है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ क्लास में किया जा सकता है। ये आपके नोट्स अगर आपने जो बना रखे हैं क्लास नोट्स, अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाई है कोई बढ़िया, ये क्वेश्चन वहां से भी कवर हो रहा है, तो एनसीईआरटी से कवर नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे सोर्सेज से तो कवर हो रहा है। तो उस सेंस में आई वुड से दिस इज अ मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। पूरा क्लाइमेटोलॉजी का कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी इसको आप हैंडल कर पाओगे, अदरवाइज हैंडल नहीं होगा। ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज्ड रिसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में जो है फ्लड आया था, उससे रिलेटेड है। लेकिन क्योंकि ये ला नीना और एल नीनो की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है, क्योंकि मॉनसून से रिलेटेड है ला नीना और एल नीनो, और वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि ला नीना और एल नीनो दोनों अटलांटिक ओशन के अंदर होते हैं, इंडियन ओशन का तो फिनोमिना नहीं है। तो यहां पर यू विल सी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, तीनों चीजें इन्वॉल्व है। और क्योंकि ये टॉपिक हमारे सोर्सेज से कवर हो रहा है, तो स्टिल आई वुड से दिस इज अ मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन। लेकिन ला नीना एल नीनो को समझने के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी के अंदर एल नीनो ला नीना दिया हुआ है, लेकिन बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, समझ में नहीं आएगा उससे। तो यू नीड टू गो बियॉन्ड योर एनसीईआरटी टू मेक दिस टॉपिक अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस: इन द साउथ अटलांटिक एंड द सदर्न ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। वेरी गुड क्वेश्चन। दिखने में छोटा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसके लिए बहुत क्लाइमेटोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। क्या ये एनसीईआरटी से कवर हो सकता है? ओनली 20%। ये आपको क्लास नोट्स में या जो टेस्ट सीरीज वगैरह वहां से कवर हो रहा है क्वेश्चन ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। रट्टा मार के काम नहीं चलेगा, जब तक नहीं समझोगे टॉपिक को तब तक नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट। कितना आसान क्वेश्चन है, 5वीं 10वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे को भी आता होगा कि इंडिया में सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में है, गुजरात सबसे वेस्ट में। कितना आसान लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर इतने आसान क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं क्या? देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सबको आते हैं, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए। आपकी जो सिलेक्शन या आपका जो कट ऑफ मैटर करता है वो उन क्वेश्चंस में करता है जो मॉडरेट टू टफ होते हैं, जो बहुत स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं और आपको आते हैं, आपको वहां पे एज मिलता है। इस तरह के क्वेश्चंस तो सबको आते हैं। अगर जिसने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी भी पढ़ा है या नॉर्मल भी स्कूल अगर आपने बहुत अच्छे से किया है, ये क्वेश्चन बहुत 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 आसान होते हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा यार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्या, लेकिन वो आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं।
कट ऑफ डिसाइड वो 15 से 20 क्वेश्चन करते हैं जो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को आते हैं जिन्होंने बार बार रिवाइज किया है, अच्छी टेस्ट सीरीज लगाई है, सीरियसली टेस्ट सीरीज लगाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया है, टेस्ट सीरीज में जाके परफॉर्मेंस है उसको एनालिसिस किया है। वो जो 15 से 20 क्वेश्चन का गैप होता है वही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। अदरवाइज ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। What explains the eastern word flow of the equatorial counter current? वेरी इजी क्वेश्चन। किसके लिए? जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। लेकिन क्या ही आपके एनसीईआरटी से कवर होगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो ओशन करंट की थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। अगर आप कोई क्लासेस कर रहे हो तो उसमें भी अच्छा टीचर होना चाहिए जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे ये चीजें। अदरवाइज एनसीईआरटी से चीजें कवर नहीं हो रही हैं। एनसीईआरटी में आपको ओशन करंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके नाम वगैरह दिए गए हैं, लोकेशंस वगैरह दी गई हैं, दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। बट ये थोड़ा सा डीप जाता है एनसीईआरटी से। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंटेंट के लिए आप 100% एनसीईआरटी पे रिलाई नहीं कर सकते, 20-30% कर सकते हो, लेकिन जो 70% का गैप है वो आपको टेस्ट सीरीज से, क्लासेस से, इंटरनेट से करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह से। वहीं पे आपकी मेहनत काम आती है जो आपको एक्स्ट्रा करनी है। जो एक स्टूडेंट को 80 नंबर देती है, दूसरे स्टूडेंट को 120 नंबर देती है, ये वही मेहनत होती है जो काम आती है, उसी के लिए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। द एरिया नोन एज द गोलन हाइट्स, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एटलस बेस्ड क्वेश्चन है। गोलन हाइट बहुत ज्यादा न्यूज में था व्हेन देयर वर इश्यूज गोइंग ऑन बिटवीन इजराइल, सीरिया, पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक, वहां से क्वेश्चन है गोलन हाइट्स का। ठीक है, करंट अफेयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, एटलस बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये तो सब एनसीईआरटी में नहीं होता। खैर ठीक है, तो ये तो आपको न्यूज़पेपर वगैरह से ही कवर करना पड़ता है ऑफ कोर्स। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, देखिए ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन तो खैर आसानी से आपका एनसीईआरटी से हो रहा है। ठीक है, लेकिन कई बार ड्रेनेज सिस्टम से तो टफ टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपके नोट्स ही काम आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अलग अलग तरह के होते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं या देखे हैं हम लोगों ने, वो आपके या तो बहुत इजी हैं या मॉडरेट लेवल के हैं। बहुत टफ क्वेश्चन अगर होता है जो आपके सोर्सेज में कवर नहीं होता, उसे छोड़ दो, पीछे थोड़ी पढ़ना है उसके, छोड़ दो उसको, टेंशन ही नहीं है। अरे 80% हम कर रहे हैं और हमारी एफिशिएंसी अच्छी खासी है, तो वहां से सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ में आ जाएगा नाम, क्या दिक्कत है। तो पीछे नहीं पड़ना है किसी चीज के, क्योंकि 100% तो कर भी नहीं पाओगे। जो सोर्सेज हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, अगर आप इनको बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो, अगर टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हो, अपनी जो टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस आप दे रहे हो उसको एनालिसिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे हो, तो काम हो जाता है। तो ज्योग्राफी के लिए क्योंकि एक कोई स्टैंडर्ड बुक हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए हमें डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। तो क्लास नोट्स है, एनसीईआरटी है, जीसी लियोंग है। तो अगर आप इंडियन बुक नहीं पढ़ना चाहो तो कोई बात नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ते ही हो, बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स में जैसे प्लेसेस इन न्यूज आप न्यूज़पेपर से कवर कर लो, ठीक है, इंटरनेट वगैरह से कवर हो जाता है, ये सब चीजें आप यहाँ से कवर करो। एटलस तो आपके पास हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि मैप वर्क तो आप एटलस से ही करोगे। कुछ जो है वेबसाइट वगैरह आपकी हेल्प कर सकती है। तो दीज आर द सोर्सेज दैट यू टू रेफर फॉर योर जियोग्राफी। ठीक है, हम अपनी क्लासेस में वैसे ही जाएंगे, लेकिन क्योंकि ओरिएंटेशन सेशन है, फर्स्ट क्लास है, आपको मैं पहले ही बताता चलूं कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, ठीक है, आपने पहले एनसीईआरटी वगैरह जीसी लोग कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो प्लीज पढ़ें पहले उनको। अगर जीसी लोग नहीं भी पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एनसीईआरटी 3 बार पढ़ के आए, तभी क्लासेस से आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा। नहीं तो क्लास में कोई कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं, फिर आप जो है डिमोरलाइज हो जाओगे। आप सोचोगे सर ये तो टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया है या मेरे ही समझ में नहीं आ रहा है। पहले थोड़ा सा बेसिक्स कवर कर लेंगे ना, मजा आएगा क्लासेस करने में। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट क्लास में समझ नहीं आए कोई बात नहीं, आपके पास वीडियो है, उसको दोबारा से देख लो, 3 बार देख लो, फिर भी समझ नहीं आए तो थोड़ा सा इंटरनेट से हेल्प ले लो। क्योंकि हर टॉपिक हर किसी को समझ में आ जाएगा ये तो जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इतना आसान पेपर तो नहीं होता यूपीएससी कि एक बार में चीजें समझ में आ जाएंगी। इतना आसान होता तो हर कोई यूपीएससी कर लेता। पीछे पढ़ना है उसके, जब तक समझ में नहीं आए। एनसीईआरटी में सब पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से समझ नहीं आएगा क्लास से पढ़ेंगे, क्लास में समझ नहीं आएगा इंटरनेट से पढ़ेंगे, यूट्यूब पे जाके कुछ ना कुछ देखेंगे, क्योंकि इतना आसानी से टॉपिक समझ में आ जाते फिर तो यूपीएससी हलवा हो जाता। एग्जाम टफ है, टॉपिक्स भी टफ है, आसान नहीं है। अगर कोई आपको बोले कि आसान है, हलवा है, मेरी क्लासेस कर लो, ये बुक पढ़ लो, हो जाएगा, इतना तो नहीं है। ऐसा होता तो फिर इसको टफेस्ट एग्जाम वैसे नहीं बोला जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स की स्टेज भी टफ है, मेंस की स्टेज भी टफ है, इंटरव्यू की स्टेज भी टफ है। तीनों टफ लेवल पे आप जाते हो तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए आसान तो मत समझें, मेहनत मांगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, सेक्रीफाइस मांगेगा, आपका टाइम मांगेगा, और वो टाइम भी ऐसे नहीं है कि 10 घंटे बुक्स पे सिर्फ बैठे हुए हैं, नहीं, अटेंशन के साथ आपका टाइम मांगता है। और लर्निंग डिफिकल्ट होती है, लर्निंग कभी आसान नहीं होती है।
कभी आसान नहीं होता। साइकिल जब हम लोगों ने सीखा था, साइकिल सीखना आसान नहीं था, चोट लगी थी, गिरे थे, लेकिन उसका जो आउटकम होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो है ना, ऐसे मान के मत चले कि हलवा है, ये क्लासेस देख लेंगे, 2-4 वीडियो यूट्यूब पे देख लेंगे, नहीं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो फिर आप अलग दुनिया में जी रहे हो। ठीक है, बहुत टफ एग्जाम है, आपको भी टफ होना पड़ेगा, लेकिन डूएबल है। अगर जो चीजें आपको इसके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड हैं वो कर लोगे तो फिर डूएबल है। 8 से 10 घंटे, 12 घंटे तो प्रीलिम से पहले आपको पढ़ना ही चाहिए, 2-3 महीने पहले कम से कम एटलीस्ट। ठीक है, 8 से 10 घंटे आप डेली पढ़ाई कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, क्लासेस वगैरह कर रहे हो, अपने नोट्स वगैरह को देख रहे हो, ठीक है, एनालिसिस कर रहे हो PYQs वगैरह की, तो डूएबल है। अगर एक आध बार पढ़ने के बाद सोच रहे हो कि मैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट हूं और अरे मैं तो निकाल दूंगा, तो फिर आप दूसरी दुनिया में जी रहे हो। ठीक है, उससे नहीं चलेगा, रियलिटी को समझना जरूरी है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, रियलिस्टिक होना है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है ना। तो रियलिस्टिक यही है, टफ एग्जाम है, सोर्सेज हमारे पास हैं, सोर्सेज पे भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पढ़ाने वाले के ऊपर भरोसा रखें, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उस कंटेंट के ऊपर भी भरोसा रखें, जो प्रोसेस आपको बताई गई है कि इसको फॉलो करें उस प्रोसेस के ऊपर भरोसा करें। भरोसा जरूरी है। मन में डाउट आ गया ना कभी अपने ऊपर या किसी और चीज के ऊपर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो पढ़ रहे हो सीरियसली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, टाइम देके पढ़ें, समझ के पढ़ें, हो जाएगा, डूएबल है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लासेस में। पहली क्लासेस में हम लोग आगे शुरू करेंगे अपने कोर्स को। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, जय हिंद।